दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी लड़की सन मी से होती है। वह पहली बार चेहरे पर मास्क लगाकर एक आलीशान नाइट क्लब में काम करने आती है। कमरे में बैठे लोगों को देखते ही वह समझ जाती है कि उनमें सबसे ताकतवर और अमीर आदमी कौन है। वह उसी के सामने जाकर बड़े आत्मविश्वास से बैठ जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह आदमी उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता। सन मी उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। जैसे ही वह उसके लिए शराब डालने लगती है, आदमी तुरंत उसे रोक देता है। फिर वह कहता है कि पहले अपना मास्क उतारो, लेकिन सन मी चालाकी से बात बदल देती है। वह शराब पीने का एक गेम खेलने का प्रस्ताव रखती है। असल में उसका मकसद उस आदमी को रिझाना नहीं, बल्कि उसके मोबाइल से छिपे हुए खजाने की लोकेशन चुराना था। कुछ देर बाद शराब का असर होने लगता है और वह आदमी नशे में धुत हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सनमी उसके मोबाइल से खजाने की लोकेशन हासिल कर लेती है। उसी रात सनमी और उसकी दोस्त हांजी यंग लोकेशन के सहारे एक सुनसान कब्रिस्तान पहुंचती हैं। दोनों एक एक करके कब्रें खोदना शुरू करती है। आखिरकार 7वीं कब्र के नीचे उन्हें नोटों से भरा एक बड़ा बैग मिल जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हांजी यंग फावड़ा जमीन में मारती है तो नीचे से लकड़ी टूटने जैसी आवाज आती है। दोनों उत्सुक होकर मिट्टी हटाती है और एक लकड़ी का संदूक निकालती है। जैसे ही संदूक खुलता है, अंदर चमचमाती सोने की ईंटें दिखाई देती है। दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वे फैसला करती हैं कि अब ये पूरा खजाना उनका होगा। अब कहानी कुछ दिन पीछे चली जाती है। सन मी एक नाइट क्लब में काम करती है। एक रात वह कुछ अमीर ग्राहकों की बातें सुन लेती है। वे लोग बास्केटबॉल मैच फिक्स करने की योजना बना रहे होते हैं। कोच और खिलाड़ियों को खरीद लिया गया था, जिससे वे करोड़ों वॉन कमाने वाले। सनमी यह खबर अपनी सबसे करीबी दोस्त हांजी यंग को बताती है। लेकिन अगले ही दिन उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त उसके बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकालकर उसी मैच पर सट्टा लगा चुकी है। पहले तो सन्नी बहुत गुस्सा होती है, लेकिन जब मैच फिक्सिंग सच साबित होती है तो दोनों का दाव जीत जाता है और उन्हें 10 गुना मुनाफा मिलने वाला होता है। अफसोस, उसी समय सट्टा चलाने वाला गिरोह सारे पैसे लेकर फरार हो जाता है। एक पल में दोनों फिर से कंगाल हो जाती हैं। अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए सनमी फिर से नाइट क्लब में काम शुरू करती है। मैनेजर उसे एक वीआईपी कमरे में भेज देता है और उसके हाथ में लाल रंग का ब्रेसलेट पहना देता है। इसका मतलब था कि अगर ग्राहक चाहे तो उसे उसके साथ बाहर भी जाना होगा। सन मी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया था। एक शराबी ग्राहक सनमी को जबरदस्ती शराब पिलाकर सुनसान जगह ले जाता है। वो उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन सनमी पूरी ताकत से उसे धक्का देती है। तभी हांजी यंग समय पर वहां पहुंच जाती है और शराब की बोतल उसके सिर पर मारकर सन मी की जान बचा लेती है। होश में आने के बाद हांजी यंग सन मी को बताती है कि शहर का सबसे खतरनाक गैंगस्टर मिस्टर शोल कहीं करोड़ों की नकदी और सोना छिपा कर रखता है। दोनों फैसला करती हैं कि अगर वे उस खजाने तक पहुंच गईं, तो उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यहीं से शुरू होता है उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन। आगे के सीन में वे मिस्टर शोल का पीछा करती हैं। कई दिनों तक मिस्टर शोल पर नजर रखने के बाद आखिरकार सनमी और हांजी यंग को अपना मौका मिल ही जाता है। एक रात मिस्टर शोल हमेशा की तरह उसी नाइट क्लब में पहुंचता है जहां सनमी काम करती है। उसे देखते ही क्लब की मालकिन दौड़कर उसका स्वागत करती है। उसके साथ आए लोग कहते हैं, आज हमारे बॉस के लिए सबसे खूबसूरत लड़की को बुलाओ। मालकिन तुरंत सनमी को तैयार करके वीआईपी रूम में भेज देती है। इस बार सनमी ने अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मास्क पहन रखा था, जिससे उसकी पहचान छिपी रहे। लेकिन मिस्टर शोल बेहद चालाक और सतर्क इंसान था। वह किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करता था। जब सनमी उसके लिए शराब डालने लगती है तो वह तुरंत उसका हाथ रोक देता है और कहता है, पहले अपना मास्क उतारो। कुछ पल के लिए माहौल पूरी तरह शांत हो जाता है, लेकिन सनमी पहले से ही इस पल के लिए तैयार थी। वह मुस्कुराते हुए कहती है, अगर आप मुझे शराब पीने में हरा देंगे तो मैं खुद अपना मास्क उतार दूंगी। ये सुनते ही मिस्टर शोल की जिद जाग जाती है और वह तुरंत ये चुनौती स्वीकार कर लेता है। दोनों के बीच शराब पीने का मुकाबला शुरू हो जाता है। बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ एक साधारण गेम हो, लेकिन असल में ये करोड़ों के खजाने का खेल था। इधर
इधर सनमी लगातार मिस्टर शोल को शराब पिलाती रहती है। तभी क्लब की मालकिन आकर बताती है कि उसकी महंगी कार का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही वह जल्दी में बाहर चला जाता है और अपना मोबाइल मेज पर ही छोड़ देता है। बाहर हान जी यंग जानबूझकर उसे बातों में उलझाकर समय बर्बाद करती रहती है। इसी बीच सनमी तुरंत उसका मोबाइल उठाती है और उसमें छिपी खजाने की लोकेशन अपने फोन में सेव कर लेती है। कुछ ही देर बाद मिस्टर शोल वापस लौट आता है, लेकिन उसे जरा भी शक नहीं होता कि उसका सबसे बड़ा राज सनमी के हाथ लग चुका है। उसी रात दोनों सहेलियां उस लोकेशन की ओर निकल पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि यह खजाना उनकी किस्मत बदलने के साथ साथ उनकी जिंदगी भी खतरे में डालने वाला है। करोड़ों की नकदी और सोना मिलने के बाद दोनों समझ जाती है कि इसे अपने पास रखना बेहद खतरनाक है, इसलिए वे सोने को विदेश भेजने का फैसला करती है। इस काम के लिए हान जी यंग अपनी माँ से मदद मांगती है, लेकिन माँ मुफ्त में मदद करने को तैयार नहीं होती। वह बदले में 1 अरब वॉन की मांग करती है। मजबूरी में दोनों उसकी शर्त मान लेती है। इसके बाद उनकी माँ उन्हें पासपोर्ट बनवाने और विदेश भेजने की तैयारी शुरू करने के लिए कहती है। दोनों को लगता है कि अब उनकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली है। उधर मिस्टर शोल को पता चल जाता है कि उसका सोना चोरी हो चुका है। वह अपने आदमियों को हर हाल में चोरों को ढूंढने का आदेश देता है। इसी बीच हान जी यंग की माँ दोनों को धोखा देकर सारा सोना लेकर फरार हो जाती है। वह एक नाइट क्लब में पहुंचती है और खुलकर ऐश करने लगती है, यहाँ तक कि वह वहाँ मौजूद लड़कों को इनाम में सोने की ईंटें तक बांट देती है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ ही देर में एक खतरनाक हत्यारा वहाँ पहुँच जाता है और उसे सोने का ठिकाना बताने की मांग करता है। हत्यारा लाख कोशिश करता है, लेकिन हान जी यंग की माँ सोने का ठिकाना बताने से साफ इनकार कर देती है। तभी हान जी यंग वहाँ पहुँचती है और किसी तरह अपनी माँ को लेकर भाग निकलती है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। मिस्टर शोल के आदमी उन्हें फिर से पकड़ लेते हैं। माँ अपनी बेटी से कहती है कि वह सोना लेकर भाग जाए और पीछे मुड़कर न देखे। इसके बाद मिस्टर शोल माँ को एक उबलते डामर के गड्ढे के पास ले जाता है। आखिरी सांस तक वह सोने का राज नहीं बताती। आखिरकार उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है और छिपकर यह सब देख रही सनमी अंदर तक हिल जाती है। माँ की मौत की खबर सुनते ही हान जी यंग टूट जाती है, लेकिन रोने की बजाय वह मिस्टर शोल से बदला लेने का फैसला करती है। दोनों सहेलियां एक नई चाल चलती है। वे शहर में फिर से बास्केटबॉल मैच फिक्स होने की अफवाह फैलाती है ताकि मिस्टर शोल करोड़ों का सट्टा लगा दे। दूसरी तरफ सनमी असली टीम के कप्तान से मिलती है और उसे 10 सोने की ईंटों का लालच देकर इस बार पूरी ईमानदारी से खेलने के लिए मना लेती है। अब दोनों को सिर्फ मैच के नतीजे का इंतजार था। मैच शुरू होते ही टीम का कप्तान शानदार खेल दिखाता है। जिस टीम के हारने की उम्मीद थी वही मैच जीत जाती है। यह नतीजा मिस्टर शोल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। उसने सट्टे में अपनी करोड़ों की दौलत गवा दी और देखते ही देखते लगभग कंगाल हो गया। गुस्से से बौखलाकर वह नाइट क्लब की सभी लड़कियों को बंधक बना लेता है और सनमी व हान जी यंग को धमकी देता है कि अगर उन्होंने सोना वापस नहीं किया तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी सहेलियों की जान बचाने के लिए सनमी और हान जी यंग तय समय पर सोना लेकर पहुंच जाती है। सबसे पहले वे मिस्टर शोल से सभी लड़कियों को छोड़ने के लिए कहती है। जैसे ही उनकी सहेलियां सुरक्षित बाहर निकलती हैं, दोनों सोना गाड़ी में फेंककर वहां से भागने लगे, लेकिन मिस्टर शोल उनका पीछा नहीं छोड़ता। कुछ ही दूर जाकर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और तीनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ 2 सहेलियां थीं, तो दूसरी तरफ अकेला लेकिन बेहद खतरनाक मिस्टर शोल। लड़ाई के दौरान मिस्टर शोल हान जी यंग पर भारी पड़ने लगता है। अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए सन्नी एक बड़ा फैसला लेती है। वह सारी सोने की ईंटें उठाकर पास ही उबलते डामर के गड्ढे में फेंक देती है। सोना बचाने के लालच में मिस्टर शोल बिना कुछ सोचे गड्ढे की ओर दौड़ पड़ता है। तभी हान जी यंग पीछे से उसे जोरदार धक्का देती है और वह सीधे उबलते डामर में गिर जाता है। यही फिल्म खत्म होती है।